गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उत्पत्ति एवं विकास, एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले आपने फर्स्ट चैप्टर देखा और फर्स्ट चैप्टर में आपने किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका अर्थ, परिभाषाएं, उसकी मूल विशेषताएं जो कि प्रकृति होती है, चाहे क्वेश्चन प्रकृति का आ जाए या मूल विशेषताएं लिखा जाए, दोनों एक ही बात है। उसके बाद आपने उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्ययन की विभिन्न प्रणालियां, वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके उत्पत्ति और उत्पत्ति के कारणों के बारे में जानेंगे। जैसा कि ऑर्गेन्स्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना तब होती है जब कुछ राज्य इकट्ठे होते हैं और उनमें से प्रत्येक अनुभव करता है कि एक औपचारिक संगठन के क्रियाशील होने से उसको लाभ होगा। मैंने आपको वैसे भी समझाया था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं। जब कुछ राज्य इकट्ठे होते हैं, उनके कुछ सामान्य हित होते हैं और उन हितों की पूर्ति के लिए वो इकट्ठा होते हैं और उन्हें ये लगता है कि वो इस संगठन के माध्यम से अपने इन हितों की पूर्ति करेंगे, उन्हें कुछ लाभ होगा क्योंकि वो सारे के सारे एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से ऑर्गेन्स्की ने ठीक ही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना तब होती है जब कुछ राज्य इकट्ठे होते हैं और उनमें से प्रत्येक अनुभव करता है कि एक औपचारिक संगठन के क्रियाशील होने से उनको लाभ होगा। 20वीं शताब्दी को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की शताब्दी माना जाता है। इस शताब्दी में जहां एक और राष्ट्र संघ, जिसे कि हमने लीग ऑफ नेशंस हम कहते हैं, एक और राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन अस्तित्व में आए, वहीं दूसरी ओर अनेक अन्य महत्वपूर्ण संगठन जैसे कि दक्षेश, जिसे हम सार्क कहते हैं, SAARC, ओपेक, OPEC, यूरोपीय साझा बाजार, आसियान, अरब लीग, G7, G15, राष्ट्रमंडल तथा गुट निरपेक्ष संगठन जैसे संगठन भी सामने आए। तो बच्चों, आपने देखा कि मैंने कितने संगठनों का नाम लिया। ये सारे के सारे 20वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जिनमें सबसे पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद अस्तित्व में आया था राष्ट्रसंघ। द्वितीय महायुद्ध के बाद UNO अस्तित्व में आया। इसके साथ ही बहुत सारे आज क्षेत्रीय संगठन हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो सैनिक रूप में, चाहे वो सांस्कृतिक रूप में, चाहे वो सामाजिक रूप में, चाहे वो एक आयात और निर्यात किसी प्रकार का, चाहे टेक्नोलॉजी का है, चाहे खाने पीने का सामान है, संस्कृति है। ये इस प्रकार से एक दूसरे की सहायता करने के उद्देश्य से, एक दूसरे का हित करने के उद्देश्य से, नागरिकों का विकास करने के उद्देश्य से, राष्ट्र का विकास करने के उद्देश्य से सामने आए और इकट्ठा हुए। इनमें हम बात करेंगे दक्षेश की, सार्क, ओपेक, OPEC, यूरोपीय साझा बाजार की, आसियान, अरब लीग, G7, G15, राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ जिन्हें हम कहते हैं देश, जो इंग्लैंड के कभी अधीन थे और उसके बाद स्वतंत्र हुए और अब राष्ट्रमंडल में शामिल हैं, तथा गुट निरपेक्ष संगठन जिसे हम कहते हैं कि जब विश्व में दो ध्रुव थे, USSR और USA, एक साम्यवादी ध्रुव था और एक पूंजीवादी ध्रुव था, और वो दूसरे देशों को अपनी तरफ लाने में लगे हुए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ आएँ। तो उस समय भारत जैसा जो विकासशील देश था, वो चाहता था कि ना वो दोनों ध्रुवों में ना फंसकर वो अपना एक अलग अस्तित्व रखे और अपना विकास करे। इसलिए उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन का सूत्रपात किया और एक संगठन बना और बहुत सारे देश बाद में उसमें शामिल हुए। तो भारत गुट निरपेक्ष नीति को अपनाते हुए, यानी किसी भी गुट में शामिल ना होते हुए, ना USSR के साथ और ना ही अमेरिका के साथ, उसने स्वयं का विकास किया, लेकिन दोनों के साथ वो मित्रता के संबंध निभाता रहा। इसके अतिरिक्त विभिन्न सैनिक संगठन अस्तित्व में आए। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन,
नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, सीटो SEATO तथा वार्सा संधि संगठन अर्थात वार्सा पैक्ट भी अस्तित्व में आए। ये सैनिक संगठन थे। जब किसी भी देश को ये लगा कि वो किसी संगठन में शामिल है, लेकिन उसे अपने आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी मिलकर कुछ अपनी सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहिए, तो इस प्रकार के ये संगठन अस्तित्व में आए थे। हम ये नहीं कह सकते थे कि इन्होंने जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, अगर वो उसके सदस्य थे और इन्होंने अपना कोई संगठन आपस में इकट्ठा किया, सैनिक संगठन किया, तो इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं था कि वो उस संगठन की शर्तों को नहीं मानते थे या संधि की शर्तों का पालन नहीं करते थे। और ना ही सैनिक संगठन बनाने का एक तात्पर्य ये था कि वो किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। केवल अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने इन संगठनों को बनाया था। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उद्भव के कारक, फैक्टर्स ऑफ द जेनीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उद्भव और विकास के लिए कोई भी एक तत्व या एक कारक बच्चों उत्तरदायी नहीं होता। जैसा कि बावेट ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास विश्व सरकार के लिए दार्शनिकों या आदर्शवादियों के अनुरोधन की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास कैसे हुआ? अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास, जैसे हमने पीछे चैप्टर में बात की थी कि विद्वान ये चाहते थे या विचारक ये चाहते थे कि एक विश्व व्यवस्था स्थापित हो, एक विश्व के अंतर्गत एक ही संसद हो, या हम कहते थे ग्लोबलाइजेशन का युग था या वैश्वीकरण का युग था, या पूरा विश्व एक परिवार की तरह कार्य करे। तो उस रूप में हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास विश्व सरकार के लिए दार्शनिकों या आदर्शवादी, जो भी दार्शनिक हुए हमारे, जो भी आदर्शवादी हुए, उनके अनुरोधन की अपेक्षा, यानी उन्होंने कोई अनुरोध नहीं किया कि हम एक विश्व सरकार बनाए, हम उस अनुरोध को नहीं मानते, या हम नहीं कहते कि उस अनुरोध के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास हुआ था, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण भी हुआ। देशों को आपस में सहयोग की आवश्यकता थी, वे एक दूसरे का सहयोग चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास किया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बनाया, उसमें वो शामिल हुए। तो इसके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का योगदान रहता है। विश्व में समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास में जो भी कारक उत्तरदायी रहे, हम उन्हें इस प्रकार से उनके बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानव की सामाजिकता की भावना, यानी नंबर 1 मानव की सामाजिकता की भावना, सोशल इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। आप ये सब जानते हो कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज ए ह्यूमन बींग। सहयोग, एकता, सद्भाव, परस्पर आदान प्रदान, सामंजस्य और सहिष्णुता उसके मूलभूत लक्षण माने जाते हैं। यानी मनुष्य के अंदर सहयोग की भावना होती है, मनुष्य के अंदर एकता की भावना होती है, सद्भावना की होती है, उसके अंदर सद्भाव यानी दूसरों के प्रति अच्छे भाव, वो आपस में आदान प्रदान भी करता है कि जो उसे लगता है कि दूसरों से कुछ ले सकता है तो वो लेता भी है, और दूसरों को कुछ दे सकता है तो वो देता भी है, क्योंकि व्यक्ति क्या है? सामाजिक प्राणी है। वो अकेला नहीं रह सकता और ना ही अकेला अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसके अलावा उसके अंदर एक कोऑपरेशन की भावना होती है, सामंजस्य की भावना होती है, उसके अंदर सहिष्णुता होती है, और ये सारे के सारे मनुष्य के आधारभूत या मूलभूत लक्षण माने जाते हैं। मानव की ये भावना ही उसे संगठन में रहने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि अरस्तू ने भी कहा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और इस सामाजिकता की भावना ने ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीयता की भावना, फीलिंग ऑफ इंटरनेशनलिज्म। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्भव का दूसरा कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीय राज्यों की परिकल्पना ने, यानी इसका मतलब हमने राष्ट्रीय राज्यों की एक कल्पना की थी, तो राष्ट्रीय राज्यों की परिकल्पना ने अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब हम राष्ट्रीय राज्य की बात करते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीयता की भी बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता की जो भावना होती है उसने विश्व के राष्ट्रों में सहयोग, आपसी समझदारी, पारस्परिकता, समन्वय तथा साझेदारी को जन्म दिया। इसी भावना को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है। राज्यों के अंदर जब सहयोग की भावना आएगी, आपसी समझदारी की भावना आएगी, आपस में परस्पर व्यवहार करने की भावना आएगी, वो कोऑपरेशन करेंगे, वो साझेदारी यानी पार्टिसिपेशन करेंगे,
जब इस प्रकार की भावना उनके अंदर जन्म लेगी तभी वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर शामिल होंगे और इस प्रकार ये सारी चीजें मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास में एक उत्तरदायी कारक के रूप में माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर विश्व समाज तथा राज्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड स्टेट। जैसा कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि पूरा विश्व एक परिवार के समान है। तो जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वैश्वीकरण की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि यातायात के संचार के साधनों के कारण या दूर व्यवस्था के कारण, दूरसंचार व्यवस्था के कारण सारे के सारे विश्व के जो देश हैं वो एक जगह आकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये क्या हो गई, ये है विश्व समाज या राज्य की अवधारणा कि पूरा विश्व एक राज्य बने। जैसे हमने ऊपर बात की थी विश्व सरकार की, कि एक ही सरकार हो। हमने बात करी थी विश्व की वैश्विक संसद की, कि एक ही संसद हो, एक ही सरकार हो। तो इस प्रकार का जो विश्व समाज तथा राज्य की अवधारणा है कि 20वीं शताब्दी में राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक सहयोग और साझेदारी की भावना ने विश्व के राष्ट्रों में एक नवीन भावना का विकास किया। और यह नवीन भावना क्या थी? विश्व समाज की भावना। तो लोगों के अंदर, राष्ट्रों के अंदर एक विश्व समाज की भावना का उदय हुआ और विश्व के सभी संप्रभु राष्ट्र विश्व समाज के सदस्य हैं। ये भावना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास में सहायक रही। अब हम बात करते हैं चौथे कारक की, और वो है वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक आविष्कारों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को ही बदल कर रख दिया। लगातार जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो एक प्रकार से हम कहते हैं कि एक राजनीतिक जो परिदृश्य था वो बदल गया। इसके साथ ही तकनीकी विकास ने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किए। जो राष्ट्र वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से समृद्ध हुए उनकी गिनती विकसित तथा समृद्ध राष्ट्रों में की जाने लगी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र तथा जापान को हम इसी श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं उनको हम विकासशील और अविकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखते हैं। तो इन विकसित, विकासशील और अविकसित राष्ट्रों के बीच एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास की जो जरूरत थी उसने एक नए परिवेश को जन्म दिया और यह नया अंतर्राष्ट्रीय परिवेश अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में सहायक बना। अब हम बात करते हैं पांचवें कारक की, और वो है राष्ट्रों की आपसी निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशन ऑफ स्टेट्स। विज्ञान तथा तकनीकी के युग में कोई भी राष्ट्र अपने आप में अलग रहकर यह एकाकी दृष्टिकोण अपनाकर ना तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपना सम्मानजनक स्थान बना सकता है और ना ही अपना विकास कर सकता है। आज प्रत्येक राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर है। इस पारस्परिक निर्भरता ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए वातावरण को जन्म दिया जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास का मूल कारण माना जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं यातायात तथा संचार के साधनों का विकास के बारे में कि यातायात और संचार के साधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशंस। प्राचीन काल में यातायात और संचार के साधन जो थे वो सीमित थे। राष्ट्रों के बीच आपसी विचार विनिमय और आदान प्रदान भी अत्यंत सीमित थे। लेकिन 20वीं शताब्दी में यातायात और संचार के साधनों में और उसके विकास में भारी क्रांति हुई। इस क्रांति ने राष्ट्रों की दूरियों को बहुत कम कर दिया। अब अत्यंत सरलता और सहजता से राष्ट्रों की यात्रा की जा सकती है। राष्ट्रों के बीच आपसी विचार विमर्श अत्यंत सरलता के साथ संभव है। राष्ट्राध्यक्ष के बीच हॉटलाइनें भी विकसित की गई हैं और यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास में मुख्य रूप से उत्तरदायी रही है। अब हम बात करते हैं आर्थिक सहयोग के नए क्षितिज, न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ने राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग और साझेदारी की नवीन स्थिति को जन्म दिया। हम बात करते हैं जब विकसित और विकासशील और अविकसित राष्ट्रों की, तो उनके बीच में आर्थिक सहयोग के नए क्षितिज उजागर हुए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास का मुख्य आधार बन गए जो आगे चलकर, और आज विश्व के अनेक संगठनों की गतिविधियों का मुख्य आधार क्या है? वो आर्थिक है। 8वें नंबर पर आता है राजनीतिक सहयोग और सद्भाव, कोऑपरेशन ऑफ पॉलिटिकल फील्ड। वर्तमान में राष्ट्रों के बीच राजनीतिक सहयोग और सद्भाव की भावना का विकास भी एक मुख्य प्रवृत्ति है। राष्ट्रों द्वारा आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आपस में संधियां और समझौते संपादित किए जाते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना विकसित होती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास में सहायक बनती है। वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो राष्ट्रों के बीच सहयोग तथा सद्भावना का विकास करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 8 कारकों के बारे में बात की। नेक्स्ट हम कल बात करेंगे अन्य कारकों के बारे में कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास में अपना योगदान देते हैं।
और किस प्रकार से राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य बनते हैं, किन कारणों से वो बनते हैं, इन कारणों के बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।